दोस्तों नमस्ते। विल्डरनेस डेज के इस नए और ख़ास एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है। इस एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे सरिस्का से और वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण कोशिशों से। अब राजस्थान का ये नेशनल पार्क कई दिनों से बल्कि कई सालों से खबरों में बना रहा, लेकिन कुछ गलत कारणों की वजह से। लेकिन अब मालूम होता कि वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस नेशनल पार्क की छवि बदलने की ठान ली है, और वो भी टाइगर्स की वापसी के साथ। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व को जंगल प्रेमी बहुत प्यार से याद नहीं करते, बल्कि इस पर सवालिया निशान उठाते। क्या सरिस्का को वाकई टाइगर रिजर्व कहना सही रहेगा? हम इस पर बाकायदा विवाद कर सकते हैं। वैसे भी सरिस्का टाइगर रिजर्व देश का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसने अपने सारे टाइगर्स खो दिए थे। लेकिन समय का पहिया हमेशा बदलता है। रणथंभौर नेशनल पार्क से 5 टाइगर्स को सरिस्का में बसाने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि 5 टाइगर्स ने इस जंगल को अपना घर बना लिया है। इसके अलावा 3 और टाइगर्स इन 5 के साथ रहने के लिए आने वाले हैं। हालांकि इस जंगल के साथ कुछ कड़वे सच भी हैं। सरिस्का अभी भी देश का सबसे अशांत जंगल है। इस पार्क से 2 हाईवेज गुजरते हैं, लेकिन इन सब शोर और परेशानियों के बावजूद सरिस्का के टाइगर्स के लिए अब भी उम्मीद है। रेजा साहब, आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल सवाल है ये, लेकिन सरिस्का में टाइगर्स का फ्यूचर, टाइगर्स का भविष्य क्या है? सरिस्का में शेर तो सदियों से यहाँ पे पहले चले आ रहे हैं जी। चांस की बात है कि पीछे जो पोचिंग यहाँ पे हुआ उससे पूरे के पूरे टाइगर यहाँ ख़त्म हो गए थे। अब वो उनका रेलोकेशन हुआ है। अगर देखा जाए तो 7 टाइगर्स का तो रेलोकेशन हुआ है और 6 टाइगर यहाँ पे अपने आप पैदा हुए हैं, तो टोटल इस टाइम 13 टाइगर्स यहाँ पे हुए। तो एक चीज़ तो है कि टाइगर का पॉपुलेशन वापस यहाँ पे बढ़ रहा है, जो अपने आप में कमाल अपने आप में बढ़ रहा है। लेकिन चैलेंजेस आज भी हैं। विलेजेस की रेलोकेशन सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगर ये रेलोकेशन विलेजेस की पूरी हो जाती है तो आज 13, तो कल आप देखेंगे 3 या 4 साल 5 साल के अंदर अंदर भी ये 13 के 26 भी हो जाएंगे। तो एक विलेजेस की रेलोकेशन, एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बिकॉज ऑफ द हाईवेज पासिंग थ्रू सरिस्का टाइगर रिजर्व इटसेल्फ। कुछ यहाँ माइनिंग की इश्यूज हैं, कुछ यहाँ पे जो रिलीजियस टूरिज़्म है उससे भी डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जो मेन चैलेंज होता है टाइगर को वो पोचिंग से होता है जी। अगर यहाँ पे इको टूरिज़्म को ये वापस हम बरकरार करें और उसको वापस एनकरेज करें इको टूरिज़्म को, तो टाइगर्स की पॉपुलेशन डेफिनेटली बढ़ेगी, बशर्ते आप यहाँ से विलेजेस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेलोकेट करें। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। सरिस्का वन विभाग के सामने इन 5 टाइगरों को लेकर कई चुनौतियां हैं। इनमें से एक इन 5 को जंगल का हिस्सा बनाना है। साथ ही उनकी ये कोशिश भी है कि ये टाइगर फले फूले और उनकी संख्या बढ़े। इसके लिए सरिस्का में 5 टीमें इन टाइगर्स की सुरक्षा में 24 घंटे लगी रहती हैं, ताकि टाइगर किसी भी हालत में ऐसे इलाके में न जाए जहां पर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सके। ये लगा लो 5 बजे से और 11 बजे तक, और शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक। अच्छा, ये आपका काम है किसको ट्रैक करना, 5 के 5? हाँ, और सुबह में भी कहीं मतलब ऐसी कोई पोजीशन हो तो देखना भी जरूरी है। सुबह 11 बजने के बाद में और रेस्ट इसलिए दिया जाता है कि खाना बना के खा लो आप। रशीराम जी, कितना चलना पड़ता है आपको सिग्नल के लिए? सर ये डिपेंड होता है, जैसे गाड़ी का अगर रोड हो तो गाड़ी रोड जाएगी,
और रोड से जैसे हमको अनुभव हो रहा है कि भाई टाइगर इस पहाड़ी के परली साइड में नाले में है, तो हमको पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। तो काफ़ी चढ़ाई होती है, जैसे बड़ी बड़ी अरावली की हिल्स हैं, इन पे चढ़ के ऊपर फिर सिंगल लेते हैं। तो उससे अगर सिंगल आएगा तो ठीक है, नहीं फिर आगे पैदल जाएंगे तो कितने किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ जाता है? चल जाते हैं 15-15 किलोमीटर चल जाते हैं। 15 किलोमीटर एक बार, और कई बार गाड़ी 50-100 किलोमीटर भी चलती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे 5-7 किलोमीटर भी चलती है। जैसे मान लो अब हमारा कल से सिंगल यहाँ आ रहा था, तो थोड़ा आगे जाके 2 किलोमीटर आगे जाके चेक कर लिया, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ चाय वाय पीने हो तो यहाँ आ जाते हैं, नहीं तो फिर हमारा सिंगल वहाँ आता रहता है, वहीं रुक जाते हैं। फिर आप कैसे ढूंढते हैं? बस ये सिंगल के अनुसार ही ढूंढते हैं, स्टॉप को पाबंद कर देते हैं। पगमार्ग के अनुसार भी देखा जाता है कि ये इसका मोमेंट कहाँ था, किधर की साइड गई हुई है। फिर आपको ये भी ध्यान देना पड़ता होगा कि टाइगर को कोई बाहर के आदमी नुकसान ना पहुंचाए। हाँ जी, कितनी ऐसी टीम्स बनी हुई हैं? 5 सर। पहले तो फिक्स नहीं था। हाँ। पहले तो जैसे नंबर से कभी किसको लगा दिया, कभी किसको लगा दिया, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि 4-4 आदमी की टीम बना दी एक टाइगर के ऊपर। तो 4 आदमी में से जैसे 15-15 दिन नंबर आएगा सबका, यानी हर टाइगर के पीछे एक टीम है। एक टीम। सरिस्का में ये 5 टाइगर सुरक्षित रहें, इसके लिए दिल्ली और राजस्थान के वन विभाग के अधिकारी इन टाइगर्स पर नजर रखे हुए हैं। जीपीएस के माध्यम से इकट्ठी की गई सारी जानकारी रोज NTCA यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाता है। इन 500 टाइगर्स पर रेडियो कॉलर लगाया गया है। अधिकारी जहां इस बात से संतुष्ट हैं कि टाइगर्स ने इस जंगल को अपना घर बना लिया है, साथ ही चिंतित भी हैं कि 2 मादा बाघों ने अभी तक शावकों को जन्म नहीं दिया है। As the part of the first recovery plan of tiger translocation, the 3 tigers have been bought, but further we need to bring 3 more tigers, including 2 females and 1 male, as part of this second second phase of the recovery program, tiger recovery program, and hopefully we are trying to get permission. One of the tigresses which is straying in Kota from Ranthambore, that would be probably the first target which we want to bring from Sultanpur Kota. सरिस्का में टाइगर्स के फलने फूलने की राह में कई रोड़े जरूर हैं, लेकिन इन 5 टाइगर्स ने वन विभाग के मन में आशा की एक किरण जरूर जगा दी है। दोस्तों, हम सब पूरी उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर सरिस्का में टाइगरों की दहाड़ गूंजे और सुबह और शाम सुनाई दे। और अब हम आपको मिलवाते हैं कुमाऊं की पहाड़ियों के एक खास शख्सियत से, एक ऐसी शख्सियत जिसने बेशुमार आदमखोर टाइगर्स और लेपर्ड्स को मार गिराया है, और कुमाऊं में बल्कि पूरी हिंदुस्तान में वो मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मिनी जिम कॉर्बेट से, ठाकुर दत्त जोशी से। इनको उत्तराखंड में मिनी जिम कॉर्बेट के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये कोई आधिकारिक पदवी नहीं है, लेकिन जोशी इसे अपना सम्मान मानते हैं। ठाकुर दत्त की कहानी रोमांच से भरी है। कई बार उनका सामना आदमखोर बाघों और तेंदुओं से हुआ। पिछले 17 साल में ऐसी मुठभेड़ों में उन्होंने उत्तराखंड के 70 आदमखोरों को मौत के घाट उतार दिया। यही वजह है कि देहरादून के नटराज पब्लिशर्स ने हाल ही में ठाकुर के शिकार के किस्सों को एक किताब के रूप में ढाल दिया। ठाकुर दत्त उत्तराखंड वन विभाग से 1994 में रिटायर्ड हुए थे। वो एक सहायक वन्य जीव वार्डन के रूप में काम करते थे, लेकिन रिटायर होने के बाद भी ठाकुर ने काम नहीं छोड़ा।
उन्होंने इस काम को अपने जीवन का मकसद बना लिया। यही वजह है कि राज्य सरकार ने ठाकुर दत्त को फिर से डेप्यूटेशन पर ले लिया। ठाकुर दत्त ऐसे पहाड़ी इलाकों में आदमखोर तेंदुओं और बाघों से निपटने में सरकार की मदद करते हैं। उनके ऐसे ही एक मिशन पर हम ठाकुर दत्त से कालाडूंगी में मिले। उन्होंने हमें बताया कि वो एक खास तेंदुए का पीछा कर रहे हैं। उस तेंदुए ने रामनगर के पास कोटाबाग गांव के लोगों को परेशान कर रखा है। जोशी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है आपको जब आपकी तुलना जिम कॉर्बेट से की जाती है और कहा जाता है कि ठाकुर दत्त जोशी जो है वो मिनी जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड? मैं बड़ा उत्साहित होकर बात करता हूँ, बहुत साहस से, और उन लोगों से मैं बहुत खुश रहता हूँ जो मेरी उपमा करते हैं और जो मेरे कर्तव्यों को, मेरे कार्यों पर विशेषकर ध्यान देकर मुझे शाबाशी देते हैं ना, मेरे कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और प्राइज़ भी देते हैं, तुलना भी, बढ़ाई की तुलना भी करते हैं। तो हमें नहीं तो हम क्या थे ना, एक पहाड़ में छोटे से गरीब आदमी थे, लेकिन हमारी तरह नहीं। रिटायरमेंट के बाद 17 साल कोई सर्विस नहीं कर सकता है। हमें 17 साल हम 94 में 1994 में रिटायरमेंट के बाद भी आपको वन विभाग ने मुझे टाइगर प्रोजेक्ट वालों ने रखा है। ये बताइए ठाकुर दत्त जी, आपने 72 मैन ईटिंग टाइगर्स और लेपर्ड्स मारे हैं। हाँ। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा जब आप उन दिनों की याद करते हैं कि आपने 72 ये मारकर गांव वालों को निजात दिलाया? हाँ। कैसा लगता है आपको? अब ऐसा है, कुछ बचपन से मुझे कोई एक इन पैंथरों से मेरा मुकाबला पड़ा एक बार, तो उससे मुझे साहस हो गया है उनको उनसे निडर होने का ना। हमारी एक बैल थी, बैल मार दिया उन्होंने, तो हमने उनके गले से उनका शिकार को उछड़ाया, गुलदार के पीछे, पैंथर के जिसको बोलते हैं ना। तब से साहस बढ़ गया। फिर वो वाइल्ड लाइफ में मेरी नौकरी निकल गई, जंगली जानवरों की सुरक्षा करना, वो करना। उसके बाद जब इसका मैन ईटिंग का जो अति हो गया है, क्यों हुआ इसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। कि ये जो हंटिंग जो था, पहले शिकार होता था, वो शिकार बंद कर दिया, तो इनकी जो तादाद थी टाइगर एंड पैंथर बढ़ गई, तो बढ़ गई तो चारा कम हो गया। आपने ठाकुर दा इतने मैन ईटिंग टाइगर्स को, बाघों को भी मारा है, आप थोड़ा बताएंगे एक जो नॉर्मल बाघ होता है और एक मैन ईटिंग बाघ होता है, इनमें क्या फ़र्क है? इनकी प्रवृत्ति में क्या फ़र्क है? इनकी प्रवृत्ति में वो जो होता है, मैन ईटिंग वाला खूंखार हो जाता है, बहुत गुस्साए हो जाता है, और उसको हैबिट हो जाती है ना। जब 1-2 केस कर लेता है, उसको हैबिट हो जाती है, साहस बढ़ जाता है ना। तो वो फिर वो ऐसा करता है कि जो आदमी का जो गोश्त होता है ना, उसमें टेस्टी होता है और रोहें कम होती हैं, उसका शिकार करने में कर तो देता है, दिक्कत होती है, लेकिन खाने में बड़ी सहूलियत होती है, आराम से। बाल तो हो तो नहीं, जैसे अन्य जानवरों के न, गाय भैंस वगैरह, इनके तमाम उसमें बाल वगैरह होती हैं शरीर पर ना, तो उसको वो जीभ से उस बालों को निकालता है। फिर भी तभी कुछ जो बाथरूम होता है, वो बाथरूम में उसके बाल निकलते हैं। किससे निपटना ज़्यादा मुश्किल है, नरबख्शी बाघ से या नरबख्शी गुलदार से? वैसे बाघ गुलदार तो बड़ा चुस्त चालाक होता है, और ये बड़ा, जैसे उसका नाम है, शेर जंगल का राजा है कहते हैं इधर ना। टाइगर जो है बड़ा जानवर है, और वो उसको उतना वो नहीं है, वो तो शाही जानवर, वो चुस्त और चालाक है। ठाकुर दत्त जी, आप तो इतने समय से कॉर्बेट पार्क के साथ जुड़े रहे, तब के कॉर्बेट पार्क और आज के कॉर्बेट पार्क में क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? आज की कॉर्बेट पार्क जो है, ये जो इसे बफर जोन वगैरह से घिर गया है ना, बढ़ा दिया, क्षेत्र बढ़ा दिया है, सोना नदी, सीताबनी, ये सारे एरिया आ गए, ये घिर गया है। तो इसमें जानवर जो इधर उधर था, जानवर उधर पार्क इधर भी आता है, उधर भी जाता रहता है पार्क के अंदर से ना, और तो उसको चारा तो मिल जाता है उस टाइगर को। ये गाँव वाले जैसे सुअरखाल बस गया है, तो उसको नुकसान थोड़ी है, वो तो चारा उसको कितने गाय बच्चियाँ खा रही, सिर्फ वो जो मैनीटर हो जा रहा है। अब गाय बच्चों के लिए तो कोई नहीं है, जंगल गाय बच्चे खोलेंगे तो वो तो मारेगा ही, चारा ढूंढेगा ही ना। तो पहले के अब के अंतर में ऐसा, पहले कुछ ऐसा नहीं था और कुछ फैसिलिटी भी नहीं थी, इतना कोई डिस्टर्ब भी नहीं था। अब तो डिस्टर्ब भी है, डिस्टर्ब ज़्यादा है। हाँ, डिस्टर्ब ज़्यादा है, फैसिलिटी हो रही है। हाँ, उसकी ज़्यादा फैसिलिटी होने की वजह से डिस्टर्ब भी हो रहा है। हाँ, सिर्फ ये निर्भय कौन से जानवर है, एक तो है हिरन, चीतल और हाथी, 2 जानवर निर्भय है, और
पृथ्वी भी चालाक, वो भी कम दिखता, दिखेगा तो बहुत कम रुकेगा। और हिरन तो आप जाएंगे, चीतल जिनको बोलते हैं ना, डियर जिनको बोलते हैं, तो वो तो आपको लांग की लांग दिखी रहेगी। और दो ही चीज़ों की पैदाइश ज़्यादा है वहाँ, ना, दो ही। हाथियों के लिए भी घास भी है और पेड़ भी है, रोली के पेड़ भी हैं और पानी भी है। और ये टाइगर के लिए चारा है ना, चीतल और सांबर उबर, ये है। अभी काफ़ी जानवर है, जानवर हम बताएंगे आपको। मैं तो वाइल्ड लाइफ में भी रहा, वाइल्ड लाइफ में सन 85 से यहाँ रहा, फिर मैं कतनिया नेल रहा, कतनिया घाट रहा वहाँ बहराइच डिवीज़न में ना। तो यहाँ जो प्रोग्रेस ज़्यादा हुई, जानवर यहाँ ज़्यादा है। तेंदुए की तलाश में लगे ठाकुर दत्त ने अपने व्यस्त समय से हमें केवल 10 मिनट दिए। ढलती उम्र के पड़ाव में 75 वर्ष के ठाकुर दत्त जानते हैं उनके पास ज्यादा समय नहीं, लेकिन अभी भी आदमखोर का जिक्र होते ही उनकी आंखों में फौलादी चमक आ जाती है और फिर ठाकुर दत्त निकल जाते हैं इन पहाड़ी इलाकों को आदमखोर से मुक्त करने के मिशन पर। दोस्तों, इस एपिसोड से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनजाने अनछुए रास्ते। जी हाँ, जहां तक मुमकिन हो हम आपको ऐसी खूबसूरत जगहों पर ले जाना चाहते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। मिसाल के तौर पर, आप में से कितनों ने खिरसू का नाम सुना है? आइए अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो कि स्वर्ग से भी खूबसूरत कही जाती है। पहाड़ों के बीच बसे इस जगह में ऐसी ताजगी है जो आत्मा तक को तृप्त कर देती है। इस खूबसूरत जगह का नाम है खिरसू। उत्तराखंड में बसा ये गांव पौड़ी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि राज्य के मैप में इस जगह को खोजना बहुत मुश्किल है। यहाँ की जादुई खूबसूरती किसी परिस्तान सी लगती है। यहाँ पर आने वाले लोग भी किस्मत से यहाँ पहुंच जाते हैं। खिरसू चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर देवदार, चीड़ और बतूल के पेड़ दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। जंगल की खूबसूरती और टहलने की आदर्श जगह ये तो खिरसू की आकर्षण का एक हिस्सा है। खिरसू से ग्रेट हिमालय पर्वतमाला साफ साफ दिखता है। करीब 300 पहाड़ियों की चोटी भी यहां से देखी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आप हर पर्वत को पहचान पाएंगे। हालांकि पर्यटकों के आवास के नाम पर सिर्फ एक पुराना सा सरकारी गेस्ट हाउस है। गढ़वाल की खूबसूरत स्थानों में से एक खिरसू की खोज पर्यटन स्थल के रूप में नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि आज भी खिरसू की खूबसूरती बरकरार है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि किस तरह मध्य प्रदेश के जंगलों में एक विशेष हाथी की विशेष ट्रेनिंग चल रही है और जैसे आपको मालूम है उस हाथी का नाम है रामा। अब खुशी की बात यह है कि अब रामा अपने महावतों की मौजूदगी को कबूल करने लगा है और उनकी बातों को मानने भी लगा है। रामा की जिद अब खत्म होती जा रही है। इस हाथी को वश में करना अब आसान हो रहा है और अपने महावत की बात भी मानने लगा है। और अब दोस्तों, एक बार फिर इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे
विल्डरनेस डेज के खास एपिसोड।